फूट फूट कर रोते हुए शख्स को जरा ध्यान से देखिए। ये शख्स जो कुछ घंटों पहले मौत के मुंह को छूकर निकला है, लगभग मरने की हालत में ये कब्र में दफन होने से बचा है और इसे कब्र तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, खुद इसकी पत्नी थी। ये आंसू खुशी या गम के नहीं, बल्कि मौत के उस एहसास के हैं जिसने इसे अंदर तक डरा दिया है। यूँ तो रोज ही पतियों को मारने की खबरें आम होती जा रही हैं। ऐसे में ये इसकी खुशकिस्मती ही थी कि इसका नाम बीवी के हाथों मरने वाले पतियों की लिस्ट में आते आते रह गया। दिल को दहलाने वाली ये कहानी महाराष्ट्र के बारामती इलाके की है। यहाँ के जामदार रोड की इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के फ्लैट नंबर 9 में 41 साल के प्रवीण प्रकाश जी अपने परिवार के साथ रहते थे। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर इनका फ्लैट था। परिवार में इनकी पत्नी शर्मिला, 2 बच्चे और प्रवीण की माँ थे। 1 अगस्त 2026 की दोपहर शर्मिला सोसाइटी के बाहर किसी मजदूर को ढूंढने निकली। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे 2 मजदूर मिले। उनसे शर्मिला ने कहा कि मैंने फ्लैट की बालकनी में पौधे रखने के लिए एक चबूतरा बनवाया था। उस पर मार्बल का स्लैब लगवाने के लिए मुझे मजदूरों की जरूरत है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये दोनों मजदूर दोपहर की अपनी शिफ्ट पूरी करके खाना खाने जा रहे थे। शर्मिला की बात सुनकर उन्हें भी लगा कि काम ज्यादा नहीं है, कर लेते हैं, कुछ पैसे भी बन जाएंगे। इनके बीच पैसों की बात तय होने के बाद ये मजदूर शर्मिला के साथ फ्लैट नंबर 9 में पहुंचे। जब ये मजदूर फ्लैट की बालकनी में पहुंचे तो इन्होंने देखा कि बालकनी में एक तरफ ईंटों की एक छोटी दीवार खड़ी करके एक चैम्बर जैसा बनाया हुआ था और पास में ही उस पर लगने वाला मार्बल का स्लैब भी रखा था। लेकिन उस चैम्बर में मलबा भरने की बजाय एक कंबल और चादर बिछाकर तकिए रखे हुए थे। मजदूरों ने जब पूछा तो शर्मिला ने उनसे कहा कि ये बेकार का सामान है, तुम इसी पर सीमेंट का मसाला डालकर स्लैब लगा दो। अब ये बात सुनने के बाद मजदूरों ने सीमेंट का मसाला बनाना शुरू किया। कुछ देर के बाद जब वो मसाला डालने के लिए चैम्बर की तरफ गए, उस वक्त सोसाइटी में अच्छी हवा चल रही थी। अचानक हवा से चैम्बर में बिछाई हुई चादर का एक तरफ का किनारा हट गया। लेकिन चादर हटने के बाद जो कुछ नजर आया वो देखकर उन मजदूरों की सांसें गले में ही अटक गई। ये किसी इंसान का हाथ था और थोड़ा चादर हटाकर देखने पर वहाँ सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि एक पूरा इंसान था। अभी ये उस हाथ को देख ही रहे थे, तभी उस इंसानी हाथ की उंगलियां हिलती हुई दिखाई दी, यानी कि ये इंसान जिंदा था। अब ये देखकर मजदूरों के होश उड़ गए। ये दोनों उल्टे पांव फ्लैट से निकलकर भागे। शर्मिला उन्हें आवाजें देती रही, लेकिन ये भागकर सोसाइटी से बाहर आ गए। बाहर आकर इन्होंने पुलिस को 112 नंबर पर कॉल किया और बताया कि इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के फ्लैट नंबर 9 में किसी इंसान को जिंदा दफनाया जा रहा है। अब इस खबर के बाद पुलिस की एक टीम फौरन वहां पहुंची। फ्लैट पर पहुंचकर उन्होंने डोरबेल बजाई तो शर्मिला ने दरवाजा खोला और पुलिस वालों से आने का कारण पूछा। पुलिस वाले भी हैरान थे कि जो खबर दी गई थी उसके हिसाब से घर में माहौल और शर्मिला सब कुछ बहुत शांत था। उन्होंने शर्मिला से फोन पर मिली कंप्लेन के बारे में पूछा तो शर्मिला ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जरूर किसी ने आपसे मजाक किया होगा। पुलिस वालों को भी उसे देखकर कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। वैसे भी उनके साथ उस वक्त महिला पुलिस नहीं थी, इसलिए शर्मिला पर कोई जोर जबरदस्ती करने के बजाय पुलिस टीम वापस लौट गई। लेकिन जब ये लोग नीचे उतर रहे थे तब इन रास्ते में एक घबराया हुआ शख्स मिला। उसने पुलिस वालों से ही सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या हुआ, फ्लैट में सब कुछ ठीक है या नहीं। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उस शख्स ने कहा कि फ्लैट नंबर 9 मेरे भाई प्रवीण प्रजापति का है और मैं उनका छोटा भाई हूँ। 1 घंटे पहले मेरी माँ का फोन आया था और उन्होंने बताया कि घर में बहू शर्मिला सबसे मारपीट कर रही है और उनकी खुद की हालत भी बहुत खराब है। माँ ने मुझे जल्दी घर आने को कहा। अब ये सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। ये सभी उस शख्स को लेकर वापस फ्लैट नंबर 9 पर पहुंचे। फिर से दरवाजा खुलवाया गया। एक बार फिर शर्मिला ने ही दरवाजा खोला और उन्हें वहां से टालने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस घर की तलाशी लेने पर अड़ी थी। पुलिस के साथ प्रवीण के भाई को देखकर शर्मिला उन्हें रोक नहीं पाई। घर के हॉल से होते हुए पुलिस वाले फ्लैट की बालकनी में पहुंचे, जहां ईंटों और सीमेंट से कब्रनुमा एक चैम्बर बना हुआ था, लेकिन वो तो खाली था। जबकि फोन पर बताया गया था कि एक शख्स को कब्र में जिंदा दफनाया जा रहा है। अब पुलिस घर के बेडरूम में पहुंची, जहां फर्श पर एक शख्स बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके सिर से खून भी बह रहा था। पुलिस ने पूछा ये कौन है, तो शर्मिला ने कहा ये मेरे हस्बैंड हैं प्रवीण प्रजापति। वहीं बेड पर प्रवीण की माँ भी बेसुध हालत में थी। उनके शरीर पर भी चोटों के कई निशान थे।
पुलिस ने फौरन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। शर्मिला से जब पूछा गया कि इनकी हालत किसने की, तब शर्मिला ने कहा कि ये मैंने किया है। पुलिस उसका जवाब सुनकर हैरान रह गई। उसका बॉडी लैंग्वेज थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पुलिस ने पूछा, क्या तुम उसे जिंदा दफनाना चाहती थी? शर्मिला ने कहा, मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है, मुझे लगा वो मर गया है। अगर चादर नहीं हटती तो अभी तक काम हो चुका होता। उसकी बात सुनकर पुलिस, प्रवीण के भाई सभी बुरी तरह से चौंक उठे थे। उसे फौरन हिरासत में लिया गया। जल्दी ही ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई कि इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के एक फ्लैट में एक बीवी ने घर की बालकनी में ही पति के लिए कब्र बना डाली थी और वो अपने पति को जिंदा ही उसमें दफनाने वाली थी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर उस दिन हवा से वो चादर नहीं हटती या मजदूरों का ध्यान उस हाथ पर नहीं जाता तो क्या होता। वो मजदूर कब्र में बेहोश पड़े प्रवीण पर यूं ही सीमेंट डालकर स्लैब लगा देते और प्रवीण की यूं ही अंदर तड़प तड़प कर मौत हो जाती। और न जाने दुनिया को कभी इस बात का पता चल भी पाता या नहीं। अगर शर्मिला अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती तो पति के हाथों मरने वाले पतियों की लिस्ट में प्रवीण का नाम भी शामिल हो जाता। हॉस्पिटल में प्रवीण और उसकी मां का इलाज हुआ। जल्दी ही ठीक होने के बाद उसने पुलिस और मीडिया में अपना बयान दिया। इस साजिश में बाल बाल बचे प्रवीण ने कई खुलासे किए। 41 साल का प्रवीण एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। उसकी पत्नी शर्मिला ने भी काफी समय तक नौकरी की, लेकिन बच्चों, सास ससुर और घर की जिम्मेदारियों के चलते कुछ सालों पहले उसने नौकरी छोड़ दी। अब वो एक हाउसवाइफ की तरह घर पर ही रहती थी। वो फिर से नौकरी करना चाहती थी, लेकिन प्रवीण चाहता था कि वो सिर्फ बच्चों और घर की जिम्मेदारी संभाले। प्रवीण और शर्मिला के बीच झगड़े होने लगे थे। इन टाइम के साथ साथ घर में रहते हुए वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी। अब वो दिनों दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। उसका बर्ताव बदलने लगा था। डिप्रेशन में शर्मिला अजीब हरकतें करती थी, कभी सामान या बर्तन फेंकती और कभी चीखती चिल्लाती या फिर गुमसुम खामोश बैठी रहती। इसी के चलते काफी समय से प्रवीण के दोनों बच्चे अपनी नानी के घर पर ही रह रहे थे। क्योंकि प्रवीण ऑफिस में रहता था, सास बूढ़ी थी, तो बच्चों की पढ़ाई और देखभाल के लिए उन्हें नानी के पास भेज दिया गया था। अब ऐसे हालात में शर्मिला कब से प्रवीण की जान लेने की सोच रही थी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। 1 अगस्त की सुबह उसने जूस में नींद की गोलियां मिलाकर सास और प्रवीण को दी। तब ये दोनों गहरी नींद में चले गए थे। शर्मिला ने कई बार इनको हिलाकर देखा। शर्मिला के मन में इन दोनों के लिए इतना गुस्सा भरा हुआ था कि इसने अपने बेटे का क्रिकेट बैट उठाया और प्रवीण को पीटना शुरू कर दिया। प्रवीण नींद के नशे में ही दर्द से चिल्ला रहा था कि मुझे मत मारो, पर शर्मिला पर तो जैसे उसकी जान लेने का भूत सवार था। उसने प्रवीण के हाथ पैरों के अलावा सिर पर भी कई जोरदार वार किए। प्रवीण के सर से खून बहने लगा था और पहले ही नशे से बेसुध प्रवीण फिर से बेहोश हो गया। वही नशे में डूबी सास ने जब शर्मिला को रोकने की कोशिश की तो शर्मिला ने उन्हें भी बेल्ट से बुरी तरह से पीटा। गोलियों के नशे की वजह से ये दोनों ही उसका मुकाबला नहीं कर पाए। प्रवीण के बेहोश होने के बाद शर्मिला को लगा कि वो मर गया है, तो अब उसे लाश ठिकाने लगानी थी। उसे पता था कि वो लाश को अकेले घर से बाहर नहीं ले जा पाएगी, तो इसीलिए उसने घर में ही लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। दरअसल शर्मिला ने 3-4 दिन पहले ही फ्लैट की बालकनी में पौधे रखने के लिए एक चबूतरा बनवाने की बात कही। प्रवीण ने भी इस पे कोई एतराज नहीं किया। उसे क्या पता था कि ये कोई चबूतरा नहीं बल्कि उसके लिए ही कब्र बनवाई जा रही है। शर्मिला ने 2-3 दिन पहले यहाँ मजदूरों से ईंटों और सीमेंट से एक कब्रनुमा चैम्बर बनवा लिया था। उस पर लगवाने के लिए मार्बल का बड़ा सा स्लैब भी मंगवा लिया गया था। उसने सोचा था कि वो प्रवीण को मारकर इसमें दफनाने के बाद स्लैब लगाकर उसे ढक देगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। 1 अगस्त 2026 को प्रवीण को बुरी तरह से मारने के बाद जब उसे लगा कि प्रवीण मर गया है तो वो उसे घसीटते हुए बालकनी तक लेकर आई और उस चैम्बर में डाल दिया। ऊपर से उसने बॉडी को चादर से ढक दिया और उस पर तकिए रख दिए। पर जब उसने वो स्लैब उठाने की कोशिश की तो वो बहुत भारी था। उसे अकेले उठाना शर्मिला के लिए मुश्किल हो रहा था। तब मजबूरी में उसे स्लैब लगवाने के लिए मजदूरों को बुलवाना पड़ा, जिसके बाद मजदूरों की सतर्कता के चलते इस पूरी साजिश का खुलासा हो पाया। शर्मिला पुलिस हिरासत में है। उसके इस खौफनाक कारनामे के बाद पूरा परिवार सदमे में है। घर की तलाशी में पुलिस को बेडरूम में एक कुल्हाड़ी भी मिली। ये शर्मिला ने कब और क्यों खरीदी, घर वालों को इसका पता नहीं था। न जाने वो इससे क्या करने की सोच रही थी। उसने प्रवीण पर बैट से हमला किया
जिससे वो सिर्फ बेहोश हो पाया। तो सोचिए अगर उसने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया होता तो शायद प्रवीण की जान नहीं बच पाती। इसके अलावा बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसने नींद की गोलियां कहां से खरीदी? क्या इस साजिश में कोई और भी शर्मिला के साथ शामिल था? पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। प्रवीण ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसके घर के एक कैलेंडर में 13 और 14 जुलाई को सर्कल करके मार्क किया गया था और उस डेट के पास नो रिजल्ट लिखा गया था। तो क्या शर्मिला ने इन तारीखों पर भी प्रवीण को मारने की कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाई और उसने वहां नो रिजल्ट लिख दिया? 13-14 जुलाई पर अमावस्या भी थी। तो अब इन सब का क्या मतलब हो सकता है? प्रवीण को शक है कि इसमें जादू टोना, ब्लैक मैजिक या बलि जैसा कोई एंगल तो नहीं है। फिलहाल जांच चल रही है। शर्मिला तो पुलिस हिरासत में है, लेकिन प्रवीण अभी भी सदमे में है। बयान देते देते वो फूट फूट कर रोता हुआ दिखाई दिया। अब ये आंसू खुशी या गम के नहीं, बल्कि मौत के मुंह से बाल बाल बचकर आने के उस एहसास के थे, जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस दिन क्या हो सकता था। लेकिन जो भी हो, इस बात की खुशी है कि प्रवीण उस कब्र में से जिंदा बाहर निकल आया और उसके बच्चे अनाथ होने से बच गए। अच्छे समय में जब इन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई होंगी। 7 फेरों से शुरू हुई इस कहानी का अंत इतना खौफनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।